हेलो दोस्तों, आज हम ये हिंदी का 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको आप देखिए, सॉल्व कीजिए। ये मैं संभावित क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जो यूपी टेट में हो सकता है ये पूछ ले। और इसी तरह का यूपी टेट में हिंदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है। तो आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ जिससे आप जो उसका न हो पाया हो टेट में उसका बड़े आराम से हो जाए। उसी से रिलेटेड मैं हिंदी के ये 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये देखिए, हिंदी किस अनुसूची में राजभाषा घोषित की गई, किस अनुसूची सूची में ये भी बताऊंगी। और कि कब राजभाषा घोषित किया गया ये भी बताऊंगी। भाषा ज्ञान का मूल्यांकन ये थ्योरी से हिंदी में भी एक मैंने जब यूपीटी सन 2019 में एग्जाम दिया हुआ था तो एक क्वेश्चन जो है इसके मापन मूल्यांकन से हिंदी शिक्षण से हिंदी में भी शिक्षण होते हैं उससे भी क्वेश्चन ये पूछा था। और एक या दो क्वेश्चन ये ग्रामर से नहीं कि ग्रामर पोर्शन से ही क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी में भी एक या दो क्वेश्चन ये इसके शिक्षण अधिगम से भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है इसका पहला नंबर हिंदी का। जनतंत्र शब्द में कौन सा समास है? तो जनतंत्र शब्द में कौन सा समास है? क्या जनतंत्र शब्द में जनतंत्र शब्द में कौन सा समास है? तो क्या जनतंत्र शब्द में संप्रदान तत्पुरुष समास है? क्या कर्मधारय समास है? कर्म तत्पुरुष समास है कि करण तत्पुरुष समास है कि संबंध तत्पुरुष समास है? तो ये आप बताइए, जनतंत्र का मतलब क्या होगा? जनता का तंत्र। का आया है तो का के की रा रे री ना नी नी आपने कारक में पढ़ा होगा। आठों कारक आपने पढ़ा होगा, उसके जो चिन्ह है आपने उसको याद किया होगा। तो का किसमें आता है? जिसमें का के की रा रे री ना नी नी ये संबंध में आता है। इसमें जनता का तंत्र का आया है तो इसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमरण शब्द में के प्रारंभ में लगे आ शब्द को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या मूल शब्द कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे, तद्धित प्रत्यय कहेंगे? तो क्या इसमें जो आमरण शब्द है इसमें जो क्या है, आ जो निकल रहा है ये क्या है? तो ये आ जो है उपसर्ग है कि प्रत्यय? उपसर्ग जो पहले लगता है शब्द के उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो ये आमरण ये उपसर्ग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ड में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? तो वर्ड में इक प्रत्यय जो जुड़ता है वो बाद में जुड़ता है, वर्ड के बाद में। तो बाद में अगर वर्ड में अगर हम जोड़ रहे हैं प्लस इक प्रत्यय तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा वर्डिक। वर्डिक बनेगा। तो इसका क्या? वर्डिक वार्डिक वर्डिक 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 ऐसे। तो ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा। क्या बनेगा? वर्डिक, पहला वाला ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन ये इससे रिलेटेड ये प्रत्यय उपसर्ग से भी रिलेटेड ये देख लीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुपम देखिए, पर्यायवाची से मैंने सब मिला के लिया है कैसे यूपी टेट के पेपर बनते हैं। ये मेरे 20 क्वेश्चन है, उसमें तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो अनुपम शब्द पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या अतुल है, क्या अनिल है, अनोखा है, अपूर्व है? तो अनिल तो उस हवा का पर्यायवाची होता है। तो ये अतुल अतुल होगा। अनुपम जिसका मतलब कोई उसके जोड़ का कोई और दूसरा कोई न हो उसी को अतुल, या जिसकी तुलना किसी दूसरे से न की जा सके वही एक को, जो ब्रह्मांड में वही एक को, वही अनुपम होता है। बहुत लोग अपने बच्चों का नाम अनुपम रखते हैं। तो मतलब अतुल, जिसकी तुलना किसी और से न की जाए, सिर्फ अनोखा अकेला वही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा आनंद का अनुभव करना, हमेशा आनंद का अनुभव करना को व्यक्त करने वाला वाक्य इसमें कौन सा? जहाँ जा है वहाँ रहा है। आ भला तो जग भला, न सावन सुख न भादो हरा,
सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, यही होगा जो सदा सुखी में रहता है उसको कहते हैं सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। इसका आंसर तो चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पशुता शब्द में उदाहरण है। पशुता शब्द कैसा किस चीज का उदाहरण है? क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा? तो आपको क्या लगता है? पशु होता तो पूरे पशु जाति या व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ये पशुता पूछा है तो भाव को व्यक्त कर रहा है, ये इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। बच्चों के सीखने की क्षमता, ये देखिए मैंने ये शिक्षण से भी लिया है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा है, पूछता भी है, यू सुपर टेट में भी पूछता है, सी टेट में भी पूछता है। ये अधिगम से शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बच्चों के सीखने की क्षमता और समझ विकसित करने के लिए, बच्चों के सीखने की क्षमता और समझ विकसित करने के लिए बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना करने के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों की सीखने की क्षमता और समझ को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या बच्चों द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ेंगे, बच्चों का उच्चारण पे ध्यान देंगे, व्याकरण का ज्ञान देंगे, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री पर ध्यान देंगे? तो बच्चों की सीखने की क्षमता और समझ विकसित हो, इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चों के उच्चारण को ध्यान देना चाहिए। बच्चे किस तरह से कोई चीज़ उच्चारण कर रहे हैं, पहले मतलब अगर गलत उच्चारण कर रहे हैं मतलब उनकी वर्तनी पहले सुधारें, तो अपने आप बच्चों की क्षमता और समझ विकसित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक क्रिया पूछा है, जिसमें क्रिया करने के लिए कुछ कहा जाता है, वो क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, एक इसमें टब को पानी से भर दो। देखो क्रिया क्रिया कोई जैसे लगा क्रिया को ऑर्डर दे रहा है। माना बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी पत्र को लिखिए, इसमें नहीं है क्रियार्थक क्रिया, इसमें है। इसमें टब को पानी से भर दो, यही भर दो, यही शब्द आ रहा है, वही क्रियार्थक क्रिया है। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन, सीखने की क्षमता के अध्ययन का प्रयोग अधिकतर किस पे हुआ था? मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर किस पे हुए थे? तो बार बार हो जा रहा है। तो ये किस पे हुए थे इसको समझ लीजिए। मानव और पशुओं की जो भाषा सीखने की क्षमता है, क्या चूहों, बिल्लियों पर, खरगोशों, मेमने पर, चिंपैंजी और वानरों पर, कुत्ते और सियारों पर? तो सीखने की क्षमता का अध्ययन जब किया गया था, आज भी अध्ययन जब भी मानव की अगर किया जाता है तो चिंपैंजी और वानरों पर किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें आप ये समझ लीजिए क्यों कहा जाता है कि हम बंदरों की औलाद हैं। क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कहा जाता कि उसके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, उसके पूरे शरीर पे बाल है, हमारे भी है, उसके मुख है, नाक कान मेरे चाहे मानव की तरह नहीं। जो बंदर होते हैं उनका 98% डीएनए मानव के 98% डीएनए से मैच खाता है, इसलिए हम कहा जाता है कि बंदर हमारे पूर्वज हैं डीएनए की वजह से। और किसी भी आज तक कितने सर्च किए गए, किसी का डीएनए मानव के डीएनए से मैच नहीं, लेकिन डीएनए मनुष्य का डीएनए बांदर के डीएनए से वो 98% मैच खाता है, इसलिए कहा जाता है कि हम बंदर की औलाद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। श्रव्य अधिगम सामग्री क्या टेप रिकॉर्डर है? टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न तो देखते हैं सुनते दोनों, फ्लैश कार्ड एक सिनेमा देखते हैं सुनते दोनों, ये टेप रिकॉर्ड, टेप जब कोई चीज़ रिकॉर्ड कर देते हैं तो ये श्रव्य अधिगम सुनने में जो सामग्री काम आती है वही इसका आंसर होगा टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, काव्यादर्श की रचनाकार हैं? क्या भवभूति हैं, कालिदास हैं, दंडी हैं, भारवी हैं? हाँ बताइए, काव्यादर्श यूपी टेट के एग्जाम में ये पूछा है, काव्यादर्श किसकी रचना है? तो काव्यादर्श जो है वो दंडी की रचना है। काव्यादर्श दंडी की रचना है, ये इसका ग्रामर का सही होगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की। महाकवि कालिदास की जो अनुपम कृति है, अनुपम कृति मेघदूतम। मेघदूतम क्या है? ये नाटक है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, आख्यायिका है। तो ये न तो नाटक है न तो महाकाव्य है। जो मेघदूतम और ऋतुसंहार, इनके 6 या 7 ये रचना है। उसमें मेघदूतम और ऋतुसंहार ये दोनों गीति काव्य में आते हैं। ये गीति काव्य है। इसका आंसर तीसरा सही होगा, तीसरा गीति काव्य। अब देखिए शिक्षण से एक क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है वैज्ञानिक पद्धति पर, अवैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर, इसमें से सभी। तो जो शिक्षण कार्य में किया जाने जो बल्कों का मूल्यांकन किया जाता है वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इसका आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं? तो पूर्व से अंश की, आगमन से निगमन, निश्चित से निश्चित की और अनुभव से। तो इसका सही ये क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है। आगमन निगमन विधि क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़िए। इसको अरस्तु ने दिया था, इसके बारे में भी पढ़िए। इसको कंटेक्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड शिक्षण सूत्र में भी आप जाएंगे तो आगमन निगमन, पूर्व से अंश की ओर विधि क्या है, निश्चित से निश्चित की ओर क्या है, ये सब पूछता है। तो इसका सही आंसर होगा आगमन से निगमन की ओर। अगला क्वेश्चन देते हैं। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या यौगिक कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, रूढ़ कहते हैं, सरल कहते हैं? तो जो वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे पाठशाला, ये वाक्य के उसमें जाएंगे तो आप इसमें पढ़ते हैं कि योग रूढ़ शब्द के भेद, रचना के अर्थम, बनावट के संरचना के आधार पे। तो योग यौगिक एक रूढ़ होता है, योग यौगिक एक योग रूढ़ होता है। 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें पाठशाला जैसे एग्जाम्पल समझिए। पाठ ये एक शब्द है और शाला दूसरा शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये क्या है? यौगिक है, शब्द है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पढ़ना क्या है। जैसे कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़कर अर्थ समझना ही पढ़ना है, स्कूल की पुस्तकों की पढ़ाई करना पढ़ना, लिखित सामग्रियों का उच्चारण करना पढ़ना है, कि शब्दों का सही सही पहचान पढ़ना है? तो इसका सही आंसर होगा शब्दों का सही सही पहचान करना पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? क्या बिग बैंग सिद्धांत? आपने आज तक ये सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत और डिग डोंग सिद्धांत, बिली बेली सिद्धांत, डेली डिली सिद्धांत। तो ये कौन सा भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जो सिद्धांत है और डिग डोंग सिद्धांत है। ये गूगल पे आप डाल के देख लीजिए डिग डोंग सिद्धांत क्या है। हालांकि अगर आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है तो कोई खाली से यही पूछता है। यूपी टेट में तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत क्या है, अगर उसके बारे में पढ़ना भी चाहें आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये जो बिग बैंग सिद्धांत है ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति और उसकी विकास के बारे में है। बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे रचना, कैसे कैसे विकास हुआ, इसके बारे में बिग बैंग सिद्धांत। डिग डोंग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देते हैं। भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा से माध्यम। तो आप क्या समझते हैं? क्या भाषा हम लोगों को कोई चीज़ हमने कितना सीखा और कितना हमको आया, कितना समझ में आया, ये चीज़ें सिर्फ हमको मौखिक रूप से ही बता दें या लिखित रूप, दोनों रूप से बताएंगे तब पता चलेगा कि हमको कोई किसी भी चीज़ का कितना नॉलेज हुआ। इसका सही आंसर होगा लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राजभाषा के रूप में बनाया गया है? तो क्या 343, 351, 333, 332, 301 से 312, 333 से 322? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 343 से 351 तक हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में आया। किस अनुच्छेद? ये अनुच्छेद है 343 से 351 अनुच्छेद में बनाया गया है। 20वां क्वेश्चन देते हैं। हिंदी राजभाषा है यह भारतीय संविधान किस भाग का और किस अनुसूची में है? तो 17वें भाग और 8वीं अनुसूची, 18वें भाग, 19वीं अनुसूची, 22 भाग 7वीं अनुसूची, 15वें भाग और 12वीं अनुसूची। तो ये है 17वें भाग के 8वीं अनुसूची में है।
ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन और हिंदी दिवस भी बहुत बार पूछा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 14 सितंबर कर लीजिए। ये इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, किसी भी एग्जाम में हिंदी में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन लगाए, उसमें 30 क्वेश्चन पूछता है। आप उसको देखिए, सॉल्व कीजिए। ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक करिए और थोड़ा चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।